नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने YouTube चैनल पे बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबके लिए। बहनों और भाइयों, जैसा कि कल आपने मेरे एक लाइव प्रसारण में इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों की गुणवत्ता को कैसे पहचाने, इस पर एक डेमो आपने हमारा देखा और मैं उन तमाम इलेक्ट्रोहोपैथिक साथियों को जो देश के विभिन्न कोनों में हमारे इस वीडियो को लाइक किए हैं और हमारे परसों के सवाल और जवाब को आप सब ने बहुत ही उत्साह के साथ कई बार चला करके देखा, समझा, जाना और आप सब ने हमारे सवाल जवाब के पिछले कार्यक्रम को इतने अधिक संख्या में पसंद किया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये कार्यक्रम बिना आपके संभव नहीं है। जब आपके सवाल अधिक आएंगे तो मेरे सवाल के जवाब देने का क्रम भी लंबा होगा। आपके अच्छे सवाल होंगे तो सवाल आपके सम्मानित भी किए जाएंगे, पुरस्कृत भी किए जाएंगे। और सवाल ऐसे होने चाहिए जो विज्ञान के स्तर से जांचे परखे जवाब के साथ आप तक पहुंच सके। सवाल हवा में नहीं होने चाहिए। मुझे ये कहने में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि हमारे 17 अप्रैल 2020 के क्लास लेने के बाद से पूरे देश में लोगों के क्लास लेने की एक बहार सी आ गई है और वो क्लास लेते भी हैं, कुछ अच्छा भी लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड के लायक रखते हैं। लेकिन है, अभी मैं एक साथी का, या यूँ कहूँ कि मैंने कई साथियों का, जब वो बोलते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी और इलेक्ट्रोहोपैथिक में अंतर क्या होता है। और वो क्लास लेते हैं और वो सिखाते उनको हैं जो इलेक्ट्रोहोपैथिक के क्षेत्र में जानने वाले लोग हैं, यानी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोहोपैथी के चिकित्सक बन चुके हैं और वो किन्हीं कारणों से अपनी प्रैक्टिस में लचरपन ला चुके हैं। उनको रिफ्रेश करने के लिए CME के नाम पर या मेरी देखा देखी क्लास को ऑर्गेनाइज करने के नाम पर वो फ्लो में कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रोहोपैथ की औषधि बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोहोपैथ की किताबें लिखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोहोपैथ के पौधों को समायोजित करना चाहता हूँ। तो मुझे हंसी आती। मैंने आज एक वक्ता का स्टेटमेंट, एक वीडियो मेरे पास भेजा, तो मैं उसको सुन रहा था। तो सुनते सुनते मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक लाइन का कमेंट्स वहाँ कर ही दिया कि महाशय, आप इलेक्ट्रोहोपैथी और इलेक्ट्रोहोपैथिक में पहले अंतर तो स्पष्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रोहोपैथी पढ़ाना ये बड़ा आसान सा लोगों को लग रहा है कि 38 औषधियों के बारे में 2-4 लाइनों को पढ़ करके या 115 पौधों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां इकट्ठा करके अपने सामने वाले को कुछ भी बता दिया जाए। और आमतौर से ये वही लोग हैं जो खुद न तो इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में गंभीर हैं, न वो प्रैक्टिस में रमे हुए हैं और न उनका रोगियों से कोई साक्षात्कार है। बस नेम एंड फेम के लिए वो क्लास लेने या CME को जारी करने के लिए अपने आप को सोशल मीडिया पे लाते हैं। मैं अपने उन तमाम विद्वान साथियों से अनुरोध करूंगा कि इलेक्ट्रोहोपैथी में जो इस 21वीं शताब्दी में यानी सन 2000 के बाद जो एक नई लहर हमारे युवा साथियों की आई है, इस युवा साथियों की फसल को संभाल के रखने के लिए ज़रूरी है कि इसमें दीमक न लगने दें। आप सही जानकारियां लेकर आएँ, आपका स्वागत है। मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा। जहां पर आपको ज़रूरत होगी मेरे विचारों की और मुझसे अधिक से अधिक जानकारियां लेने की, मैं आपका सहयोग करूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बिना अध्ययन के माइक के सामने या सोशल मीडिया के सामने आप इलेक्ट्रोहोपैथी को बहुत नीचे गिराने का काम ना करें। बहुत कष्ट होता है कि जब अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक हम लोगों को हंसते हैं, कहते हैं कि इनके लोगों को खुद पैथ और पैथिक में अंतर नहीं पता है और ये एक चिकित्सक बनते हैं, और होता भी यही है। तो मैं समझता हूँ कि पहले ज्ञान अर्जित करें, उसको प्रयोग में लाएं, उसके परिणाम देखें और फिर लोगों को बताएं। और मैंने यही किया है 37 वर्ष से। हमारे एक साथी अभी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि उन्होंने पुस्तक को लिखने में 12 वर्ष लगा दिए।
और बड़ी मोटी मोटी किताबें दिखा रहे थे कि मैंने ये 4 किताबें लिखी हैं, और जिन सहयोगियों का नाम उन्होंने लिया कि इन लोगों ने मेरी इन किताबों को सराहा और मैंने इन लोगों के साथ मिलकर के इन किताबों का विश्लेषण किया। उन्होंने रिपोर्टरी पर भी बात किया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। अब रिपोर्टरी किस स्तर की होनी चाहिए, रिपोर्टरी में सिंगल मेडिसिन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया कि हमारे अनेक साथी सिंगल मेडिसिन पर काम कर रहे हैं। सिंगल मेडिसिन पर कार्य करना, एक पौधा, एक औषधि, एक रोग, ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। हम सिंगल मेडिसिन का यूज अगर करते हैं तब भी हम कम से कम 10 से 12 पौधों का उपयोग करते हैं। और जब हमारी ये 38 औषधियाँ सिस्टम वाइज हैं, ऑर्गन वाइज हैं, और जब रोगी कोई कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है तो उसकी शिकायत में मुख्य अंग के अलावा कुछ सहायक अंग भी होते हैं जो उस रोग से संबंध रखते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित या मूत्राशय से संबंधित कोई शिकायत लेके आता है, तो अब एक फिजिशियन की हैसियत से हमको ये देखना होगा कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ आगे और पीछे या अगल बगल कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं एनाटॉमिकल बेस पर। हम वहाँ पे लीवर को भी इन्वॉल्व करेंगे, किडनी को भी इन्वॉल्व करेंगे, यूरेथ्रा को भी इन्वॉल्व करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो जब इन अंगों को हम वहाँ पर लेंगे और हम ये देखेंगे कि इन अंगों में भी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जरूर आया होगा, तभी यूरिनरी ब्लैडर पर ये लक्षण दिखाई पड़े या ये शिकायत रोगी को पता चली। तो जब हम सिस्टम वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको फंक्शनल ग्रुप और टिश्यू ग्रुप की मेडिसिन को सिलेक्ट करना पड़ता है, दोनों में से एक एक, और फिर हम एक्सेसरी अंगों की, सहायक अंगों की औषधियाँ लेते हैं। तो जो रिपोर्टरी बनेगी वो 3 बेस पर बनेगी, एक्सक्रेटरी ऑर्गन से संबंधित, डाइजेस्टिव ऑर्गन संबंधित और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित। जैसा कि मैं बार बार अपने हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को 3 सिद्धांतों पर डिवाइड कर दिया गया है। ये मेरा मानना है, मैं आपके ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता, मैं किसी के शिष्य को गलत परिपाटी में लाना नहीं चाहता। अगर आपको जिस लेखक की किताब अच्छी लग रही है, जिस वक्ता की बात अच्छी लग रही है, जिस प्रैक्टिशनर्स की प्रैक्टिस का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको जरूर अपनाइए। मेरी बातों को सुनिए, अगर मेरी बातों से कुछ आपको अच्छा निकल के आता है तो आप उसको भी अपनाइए। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं ए ग्रुप की मेडिसिन की। हम फंक्शनल ग्रुप पर इस समय चर्चा हमारी चल रही है, और ए ग्रुप में हमने कल आपसे चर्चा किया था A1 की। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि A1 हमारी आर्टरीज की मेडिसिन है, और उसके अलग श्रृंखला की, उससे अगली जो श्रृंखला है उस ग्रुप की मेडिसिन की, वो है A2। तो हम A2 पर शुरुआत करें। इससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबा दें, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में नवीनतम जानकारियाँ, अनुभवी जानकारियाँ आप तक त्वरित गति से पहुँचाई जा सकें। और हाँ, अपने सवाल उस औषध से संबंधित ही किया करें। आपके सवालों की जो एक सीरीज हमको दिखाई पड़ती है कि जैसे आपसे मैं A2 की बात कर रहा हूं, तो आज आपको A2 पर सवाल करने चाहिए। अगर मैं A1 की बात कर रहा था तो उस सीरीज में आपको A1 की बात करनी चाहिए। और जनरल सवालों के लिए हम एक दिन अब कोई निश्चित करेंगे जहाँ पे हम जनरल टॉपिक पर चर्चा करें, तो वहाँ पे आप जनरल बातें भी कर सकते हैं। और आप सब रोग के दवाओं की डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने आपसे, जैसा आपको बार बार मैंने बताया है कि मेरा फेसबुक पर, हमारे पेज पर, यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती पेज पर लाइव प्रसारण चल रहा है रात 10 बजे। वहाँ पे रोगों का क्रम चल रहा है, यहाँ पे मेडिसिन का क्रम चल रहा है। वहाँ पे रोगों का कोई क्रम नहीं है। आपकी डिमांड पर जो रोग, जिस रोग की हमारे देश के विभिन्न साथियों की डिमांड ज़्यादा आती है, मैं उस रोग को प्राथमिकता देता हूँ और उस पर चर्चा करता हूँ। यहाँ पर हम
ए ग्रुप में आ चुके हैं। हमारी केवल 3 ग्रुप और बचे हैं, एफ ग्रुप, वर्ग ग्रुप और वेन ग्रुप। ये 3 ग्रुप जो हमारे जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसको हम सितंबर में तो नहीं समाप्त कर पाएंगे, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम मेडिसिन को कंप्लीट करने के अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। और फिर 15 अक्टूबर के बाद हम यहाँ पे रोगों की श्रृंखला आरंभ करेंगे और यहाँ पे हम सिस्टम वाइज रोगों की चर्चा करेंगे। हम आज आपको बता दें कि यहाँ पे हम सिस्टम वाइज रोगों की चर्चा करेंगे। सिस्टम वाइज से मेरा तात्पर्य है कि हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने रोग, जितनी शिकायतें होंगी उन पर चर्चा करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी पर करेंगे, एक्सक्रेटरी पर करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे करेंगे, मेल जेनिटल ऑर्गन्स के संबंधित रोगों पर चर्चा करेंगे, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे संबंधित रोगों पर चर्चा करेंगे, बच्चों के रोगों पर चर्चा करेंगे और कुछ विशेष ऐसे रोग जो कॉमन होते हैं हर उम्र में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये श्रृंखला हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन 15 अक्टूबर के आने में अभी समय है और तब तक जरा मेरे 17 अप्रैल से आज तक के YouTube चैनल और Facebook के लाइव क्लासों की संख्या तो जोड़ लीजिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा। आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैं बीच में भूल गया आपसे इस पर कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि मैं हमारे YouTube चैनल पे तो आपको क्रम मिल रहा है, लेकिन Facebook पर जो लाइव प्रसारण हो रहा है उसके क्रम में आप थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हम आपसे सीधी बात कर रहे हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और पेज पर हमारा लाइव प्रोग्राम है। हम जल्द ही आपके YouTube पर भी लाइव प्रसारण के लिए आने वाले हैं। बस प्रतीक्षा कीजिए कुछ और दिनों की, क्योंकि आप जितनी जल्दी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे, हमारी जितनी अच्छी संख्या बढ़ेगी, हम उतनी ही जल्दी आपके बीच में लाइव प्रसारण लेकर के हाजिर होंगे। हालांकि मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को लाइक कर रहे हैं, सुन रहे हैं और आप इस कार्यक्रम की लोकप्रियता के 4 चांद खुद बनते जा रहे हैं और इस पर 4 चांद लगा भी रहे हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं A2 की। हमारे शरीर में प्रकृति ने ऊर्जा पहुंचाने के लिए 2 व्यवस्थाएं की हैं। एक ब्लड और लिम्फ, ये विभिन्न कोशिकाओं तक ऊर्जा का संचार करता है। ब्लड की सप्लाई हमारे पास आर्टरीज और वेन्स से होती है। आर्टरीज मोटी होती हैं, जहाँ तक आर्टरीज पहुँच सकती हैं उसके आगे वेन्स का काम शुरू हो जाता है। जहाँ से वेन्स नहीं पहुँच पाती वहाँ से लिम्फेटिक चैनल का काम शुरू हो जाता है और फिर लिम्फेटिक चैनल घूम करके आकर के आर्टरीज में मिल जाती है। ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। धमनी, शिरा और लिम्फेटिक चैनल, जिसको लसिका सिस्टम कह सकते हैं हिंदी में, A1 का काम आर्टरीज पर है और A2 का काम है वेन्स पर। आज हमको चोट लगी, हम तात्कालिक डॉक्टर के पास पहुंचे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन के पास, और हमको डॉक्टर ने A1 दे दिया। चोट के लगने के बाद हमें आज चोट लगी, हम किन्हीं कारणों से डॉक्टर के पास 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह तक नहीं पहुंच सके और चोट अपने स्थान पे बनी रही, स्वेलिंग वहाँ बनी रही, धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया, वहाँ पे कड़ापन आ गया और ब्लड वहाँ पे काला होने लगा। वो मांसपेशियों के नीचे का जो ब्लड की जो टूटे थे नर्व्स, वो टूट करके वहाँ पे ब्लीडिंग हुई और ब्लड काला पड़ गया। अब जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर क्या करें? तब डॉक्टर को यहाँ पे A1 बिल्कुल भूल जाना है और A2 का याद करना है। यानी क्रॉनिक चोट में, क्रॉनिक दर्द में, ऐसे सूजन में, ऐसे घाव में जो सड़ रहा हो, गल रहा हो, पक रहा हो, लालिमा बनी हुई हो, चोट, अंगूठे में चोट लगी और आप उछल करके कूद करके आगे बढ़ गए और आपने उसको बहुत हल्के में लिया और 4 दिन बाद आपको उसी स्थान पे दर्द महसूस होना शुरू हो गया। तो ऐसे में A2, हमारे चिकित्सक साथियों को A2 याद करना पड़ेगा। यानी A2 मुख्य रूप से वेन्स की दवा है। हार्ट के राइट साइड पर इसका प्रसारण या
इसका सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, तो हम A2 को हमेशा वेंस के, जहाँ तक वेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है उन अंगों में, हालांकि सभी अंगों में है, विशेष करके हमारा गला बैठ रहा है, गले में खराश है, गले में घाव है, वहाँ पे हम A2 को याद करते हैं, क्योंकि गले में अगर घाव है या गले में कोई चोट है, वो अंदर की ओर है, हमारे इंटेस्टाइन में अंदर की ओर चोट है, कोई ऐसी चोट जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ रही है और अंदर ब्लीडिंग हो गई है, रक्त के थक्के जमे हुए हैं, रक्त के थक्कों को हटाने के लिए, चोट में जहाँ पे ब्लड रुका हुआ है, कोशिकाएं फूली हुई हैं, सूजी हुई हैं, लालिमा बनी हुई है, वहाँ पे घाव पकने की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पस आने की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वहाँ पे हम A2 का प्रयोग करेंगे। जीर्ण, बहुत ही क्रॉनिक सेप्टिक, यानी इसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्रॉनिक सेप्टिक में हम A2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन केवल A2 का प्रयोग ही नहीं, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं एक सिंगल मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। हम सिंगल मेडिसिन कैसे दे सकते हैं? हम A2 देंगे तो वेंस पर ब्लड को आगे हटाने का काम तो करेगी, लेकिन ब्लड वहाँ पे 5 दिन 6 दिन से अधिक खराब हो चुका है, वो खराब होकर के निश्चित रूप से हमको उसको वहाँ से हटाना भी है और उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो हम A2 के साथ फिर कोई न कोई अन्य औषध का सहयोग हम लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी B और G का प्रयोग करेंगे। B और G के प्रयोग को हम एक साथ, बहुत से साथी हमारे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक साथ दे देते हैं। अभी तक तो पॉजिटिव नेगेटिव और डाइल्यूशन का चक्कर ही नहीं समाप्त कर पाए हमारे विभिन्न इलेक्ट्रोहोपैथिक साथी। B के देने से ब्लड वहाँ पर रुकने नहीं पाएगा, प्रॉपर सर्कुलेशन आगे बढ़ जाएगा, और G का काम होता है कहीं पर रुके हुए ब्लड को पस में कन्वर्ट ना होने देना, यानी पस को बनने से रोकना। अगर पस बना हुआ है तो उसको वहाँ से सुखाना, उसको वहाँ से हटाना। तो इस तरह से A2, B और G ये किसी पुराने घाव में, किसी पुराने चोट में रुके हुए रक्त के स्थान पर ये तीनों बहुत ही सहायक औषधियाँ होंगी। अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम S5 भी मिलाएंगे। दर्द अगर प्रोमिनेंट दर्द है तो वहाँ पे हम C7 का प्रयोग भी करेंगे, जिसमें A2 ऑलरेडी मिला हुआ है, C7 में C5 और A2 ऑलरेडी मिला हुआ है। हमने एक दिन थोड़ा सा फ्लो में मैं था और S5 और C5 में कभी कभी बोलने में थोड़ा सा स्लिप कर जाता है आदमी। मैं भी एक दिन C7 में S5 बोल गया था, उसके लिए मैं अपने साथियों से क्षमा चाहता हूँ। C7 में C5 और A2 होता है। S5 तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन उसको लगा करके देते हैं पेन के लिए, हमारे यहाँ पेन किलर ही है। S5, C7 और B ये तीनों एक पेन किलर के रूप में चोट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब एक बात यहाँ पे हम और कह दें कि ब्लड में आए हुए जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, फॉरेन बॉडीज़ का मतलब बैक्टीरिया, वायरस या अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों के द्वारा कोई विषैले पदार्थ हमारे शरीर में चले आए, तो वो रक्त के माध्यम से छान करके, किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से ब्लड से अलग किए जाते हैं। लेकिन अगर वो छन करके भूल से आर्टरी में चले गए हैं तो आगे वो जाके वेंस में सप्लाई होंगे, वेंस से फिर वो लिम्फ में सप्लाई होंगे। तो वेंस पर का काम है कि वो जो विजातीय पदार्थ हैं या हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों को ब्रेक करके, वहाँ से तोड़ करके, उनको अलग करके, उनको एक तरीके से उनको छान करके, यानी उन विजातीय पदार्थों को छानने का तात्पर्य न ले लें कि कोई छन्नी लगी है, यानी वेंस क्या करते हैं कि आए हुए आर्टरीज से अपद्रव्यों को अलग करने का काम बहुत तेज़ी से करते हैं। इसलिए जैसे कोई जहर का पी ले या कोई ऐसा पदार्थ खा ले जिसमें विषैलापन हो, या सांप ने डस लिया हो, बिच्छू ने डस लिया हो, तो वहाँ पे हम A2 का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। हम डोज पर चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम में भी डोज पर चर्चा करेंगे। हम रोग की गंभीरता के आधार पे अपने डोज का चुनाव करते हैं। तो जब कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में आ जाता है तो उसको निकालने के लिए हम A2 का प्रयोग S5 के साथ, B और G के साथ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको A2 के बारे में मैंने एक संक्षिप्त विवरण आपको दिया, लेकिन अभी इस पर एक चर्चा छूट रही है। हमारे A1 में 6 पौधों को मिलाया गया था समान अनुपात में, और A2 में 3 पौधों को अलग करके 3 नए पौधे मिलाए गए। हमारे A1 में थे आर्निका मॉन्टेना, एविना सटाइवा, कैप्सिला बर्सा, पास्टोरिस, मालविया सिल्वेस्ट्रिस, सेंगुनेरिया कैनेडेंसिस
और हाइड्रेस्टिस कैंडेनेंसिस था। यहाँ पर 3 पौधे नए मिलाए गए और 3 पौधे अलग किए गए। जो 3 अलग पौधे किए गए उनके स्थान पर एस्कुलम हिप्पोकैस्टिकनम और हेमेलिन वर्जाइनिका और एक्लिया मिलिफोलियम, ये 3 पौधे जो मिलाए गए, ये तीनों पौधे हमारे वेन्स पर स्पेशल सीधे प्रभाव देते हैं। यानी वो पतली तंत्रिकाएं रक्त की, वो पतली रक्त की नलिकाएं जो हमारे विभिन्न कोशिकाओं के बीच से होकर के टिश्यू के अंदर प्रवेश करती हैं, लिम्फेटिक चैनल बनाती हैं, उस वेन्स पर ये तीनों पौधे यानी एस्कुलम हिप्पोकास्टैनम और हेमेलेसिस वर्जिनिया और एक्लिया मेलिफोलियम, ये 3 पौधे इस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। इन तीनों पौधों का समावेश भी इसीलिए किया गया है कि हमारे पतली से पतली रक्त नलिकाओं में जाकर के ये अपने कार्य को सुचारू रूप से पहुंचा सके और उन कोशिकाओं को ऊर्जा दें, वहाँ से विजातीय पदार्थों को अलग करें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको रोकें और उस पूरे तंत्र को, जो हमारा सिस्टम है वेन्स का, उस स्थान पर जो हमारा टारगेट है जहाँ पे चोट लगी हुई है, उस स्थान को ये होम्योस्टैटिसिस में लाके छोड़ दें। तो ये है A2 की कहानी। हालांकि 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट में किसी एक पौधे पर बहुत अच्छी चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको नई जानकारियाँ अपने तरीके से, अपने अनुभव के आधार पे हम आपको शेयर कर सकें और आप उसको मनन कर सकें, चिंतन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपने नए क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।